एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मैकेनिज्म एंड प्राइसिंग का पार्ट 4 बना रहे हैं। तो जो हमारी प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने जो टर्मिनोलॉजीज थी हमारे ऑप्शन से रिलेटेड वो हमने सारी पढ़ ली कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें पे होती हैं, टाइम वैल्यू, ये सब हमने पढ़ लिया था कि डेफिनेशन हमने सारी पढ़ ली थी। तो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, तो वो हम पढ़ते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन आर डिफरेंट फ्रॉम फ्यूचर इन सेवरल सेंसेस। At a practical level, the option buyer faces an interesting situation. He pays for the option in full at the time it is purchased. After this, he only has an upside. There is no possibility of the option position generating any further loss to him other than the fund already paid for the option. This is different from futures, which is free to enter into but can generate very large losses. This characteristics makes option attractive to many occasional market participants who cannot put in the time to closely monitor their future positions. यानी कि हम देखें कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दोनों हमारे डेरिवेटिव्स आने के बाद में डिस्कवर हुए। तो ऑप्शंस क्या है, डिफरेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग हैं हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से। किस तरह से कि अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पर जाके देखें तो ऑप्शन बायर क्या करता है, एक ही बार में अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेता है, उसके बाद उसने जो भी पैसा पे कर दिया वो ठीक है, उसके बाद उसकी सिक्योरिटी को क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है, यानी कि उसके बाद उसकी सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ अपसाइड के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, उसमें कोई डाउनफॉल नहीं आता। पर अगर जैसे कि अगर आपने सिक्योरिटी पे करी, सामने वाले ने आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तो वो अलग बात है, यानी कि जो आपने पैसा, जो आपने फंड अभी पे किया है उसमें आपको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। पर जब आपने फंड को पे कर देते हो, आपने सिक्योरिटी खरीद लिया, आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो उसके बाद आपको लॉस होने का कोई चांस नहीं होता। पर फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर में जब आप एंटर करते हो तो आपने अपना पैसा, फंड जो है वो भी आपने पे कर दिया, पर उसके बाद भी उसमें कुछ चांसेस रहता है कि शायद हमारे काउंटर पार्टी रिस्क हो, या फिर अगर हमने सिक्योरिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया है पर क्या पता हमने महंगा खरीद लिया और हमें फ्यूचर में जाकर लॉस हो जाए, तो फ्यूचर में लॉसेस के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसे समझने का भी एक तरीका है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद अ सिनेरियो। अ फार्मर वांट्स टू, यानी कि एक एग्जांपल दिया है वो मैं आपको समझाती हूँ कि एक फार्मर को क्या करना है, ग्रो करना है वीट एंड इंश्योर दैट इट्स प्राइस एंड सेल क्वांटिटी इज लॉक्ड इन। सो he goes to a distributor and negotiate with him. Let us first consider the case of future contracts, उसके बाद हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे। यानी कि एक एग्जांपल दे के एक फार्मर को क्या करना है, वीट उगाना है और उसके बाद जो भी उसका प्राइस है और जो सेल क्वांटिटी है जो भी वो बेचेगा वो उसको क्या करना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में नेगोशिएट करना है और फिर देखना है कि किस तरह से सारी चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहला हमें एग्जाम्पल, पहला केस क्या है हमारा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का केस है। तो मान लो कि क्वांटिटी कितनी होगी हमारी, 100 kg की, ठीक है। फ्यूचर प्राइस क्या होगा हमारा, 20 रुपीज़ पर केजी, 1 किलो पे 20 रुपये का प्राइस होगा, और टाइम पीरियड कितना है, 3 महीने का टाइम पीरियड है। और यहाँ पे एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने के बाद क्या होगा, हमने देखा कि स्पॉट प्राइस वीट का क्या हो गया, 25 रुपये हो गया, हमने क्या किया था, 20 रुपये करा था। तो अब क्या होगा, यहाँ पे फार्मर ने एंटर कर दिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने रुपए में, 20 रुपये में। पर यहाँ पे क्या हुआ कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज बिडिंग, ही हैज टू सेल 100 kg ऑफ वीट एट ₹20, यानी कि भले ही प्राइस जो है 25 रुपये बढ़ चुका है, यानी कि 25 रुपये हो गया, यानी कि 20 से 25 हो गया, 5 रुपये का फायदा है। पर जो फार्मर था उसने क्या डिसाइड किया था कि वो 20 रुपये पे सारा काम करेगा। तो प्राइस बढ़ने के बाद भी अब क्या करना पड़ेगा, वो उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाइंडेड है, तो उसे 20 रुपये में अपने 100 किलो गेहूं को बेचना पड़ेगा, यानी कि 1 किलो को वो 20 रुपये बेचेगा तो 100 किलो को कितने बेचेगा, 2000 रुपये में। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो 25 में बेच के और ज्यादा फायदा कमा सकता था, यहाँ पे अब उसका वो लॉस हो गया। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस ही मेक्स अ लॉस ऑफ 500 ओवर द स्पॉट प्राइस। अगर वो 25 में बेचता तो उसे 500 रुपये का फायदा और होता है, यानी कि 2500 रुपये में उसके सारे गेहूं जाते। पर अब क्या हुआ, उसने 20 रुपये में बेचे, इसलिए 2000 रुपये में गए, तो यानी उसे ओवरऑल 500 रुपये का नुकसान हो गया। फ्यूचर में इस तरह से क्या होता है, कभी कभी नुकसान हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी अगर हम इतना पढ़ चुके हैं फ्यूचर के बारे में, तो हमें पता चल चुका है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हम सिर्फ अपना एक प्राइस डिसाइड करते हैं, अब वो आगे जाके बढ़ जाए या कम हो जाए उसका हमें नहीं पता। अगर ये कम हो जाता, 20 की जगह 15 रुपये हो जाता, तो फार्मर को यहाँ पे फायदा हो सकता था। तो इस तरह से आगे दिया है हमें कि दिस इज वेयर एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट प्रूव्स मोर प्रॉफिटेबल। पर अगर हम यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में होता है तो हमारे लिए क्या होता है, ज्यादा प्रॉफिटेबल कंसीडर होता है। कैसे, अब देखो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला केस ले लेते हैं।
यहाँ पे दिया है हमें कि अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, यानी कि पुट ऑप्शन है, तो क्वांटिटी क्या है, वही 100 किलो। स्ट्राइक प्राइस क्या है हमारा, 20 रुपए पर केजी, 1 केजी पे 20 रुपए। टाइम पीरियड हमारा क्या है, 3 महीने का सिमिलर। और ऑप्शन प्रीमियम क्या है, 100 रुपए का। यानी कि आप देखो ये ऑप्शन प्रीमियम क्या है कि जब आप किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हो तो उसके लिए जो पैसे पे करते हो वो होता है ऑप्शन प्रीमियम, यानी कि आपको उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए आपको पहले 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो अगर क्या होगा, 3 महीने के बाद अगर यहाँ पे प्राइस क्या है, स्पॉट प्राइस हमारा बढ़ के 25 रुपए हो गया। स्ट्राइक प्राइस क्या था, 20 रुपए, अब स्पॉट प्राइस क्या है, 25 रुपए का। तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ सिंस फार्मर इज गेटिंग अ बेटर प्राइस, तो वो स्पॉट मार्केट के प्राइस को वो ऑप्ट करेगा। कैसे, एंड बिकॉज इट इज अ पुट ऑप्शन ऑफ विच ही इज द होल्डर, he has an obligation to sell to the distributor at the strike price। यानी कि अब जो हमारा कह सकता है इंस्टेड sells it at the spot market, thus making a profit of 500 over the strike price। ठीक है, अब देखो जैसे हम समझे कि आपने क्या किया, ऑप्शन प्रीमियम पहले तो पे कर लिया, यानी कि 100 रुपए आपको पहले ही मिल गए, है ना। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए आपको पहले प्रीमियम पे करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो पहले ही फार्मर को 100 रुपए मिल गए, उसके बाद उसने देखा कि क्या हो गया, उसका स्पॉट प्राइस बढ़ गया 25 रुपए हो गया, जो स्ट्राइक प्राइस था वो 20 रुपए है, 5 रुपए का फर्क है दोनों में। तो यहाँ पे क्या है, और जो हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारे पुट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पुट ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, फिर हम जो हमारा होल्डर होता है उसको एक ऑब्लिगेशन देते हैं कि वो अपने सिक्योरिटीज को सेल कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो वो बेवकूफ थोड़ी है जो 20 रुपए में सेल करेगा, वो उसे 25 रुपए में सेल करेगा ताकि उसे 500 रुपए का और ज्यादा फायदा हो। तो जो उसने पहले 2000 में बेचा था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, अब वो 2500 रुपए का बेचेगा और 100 रुपए उसने पहले ही कमा लिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि thus his net profit will be 400, यानी कि 500 का प्रॉफिट उसने बनाया। और जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट उसने बेचा था अपना ऑप्शन प्रीमियम हम कह सकते हैं, तो 100 रुपए उसके लिए पे करने पड़ेंगे। तो 500 माइनस 100 करेंगे तो हमें 400 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और जो हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो आपस में डिफरेंशिएट होते हैं। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट करने पे प्रॉफिट ज्यादा रहता है। सो thus if we purchase the option contract, his downside is limited by the amount of option premium he is paid, but the upside is very high। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, जब हम ऑप्शंस में क्या करते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डाउन साइड है, यानी कि हमारा डाउनफॉल जो है वो काफी लिमिटेड होता है, हम बहुत ज्यादा लॉस में नहीं जाएंगे। पर जो हमारा ऑप्शन प्रीमियम जो इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है ना, ऑप्शन प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है, तो उसकी वजह से हमें एक अपसाइड ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि हम प्रॉफिट के मामले में ज्यादा ऊपर तक जा सकते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एज कम्पेयर टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे मैं क्या दिया है, बाइंग पुट ऑप्शन इज लाइक एन इंश्योरेंस। To buy a put option on Nifty is to buy insurance reimburses the full extent to which Nifty drops below the strike price of the put option. This is attractive to many people and to mutual fund creating guaranteed return product. टेबल 6.2 ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे कंपैरिजन को। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो वो क्या है, हमारे इंश्योरेंस की तरह है कि हमने उसमें एक बार पैसा अपना फिक्स कर दिया, उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ रिटर्न मिलता है, हमें कोई लॉस का खतरा नहीं होता। तो जब भी हम पुट ऑप्शन में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पुट ऑप्शंस को हम निफ्टी से बाय करेंगे, तो हमें एक इंश्योरेंस मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि अब जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है अगर वो बढ़ता है तो हम उस पर उसको अपने जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेल कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल पुट ऑप्शंस में हमारे इन्वेस्टर को कोई रिस्क नहीं होता, वो अपना रिटर्न इजीली जनरेट कर पाता है। बिल्कुल इसी तरह जो म्यूचुअल फंड्स कहते हैं ना कि आपको गारंटेड रिटर्न जनरेट करके देंगे, तो वो इसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे कि अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया तो वो बिल्कुल पुट ऑप्शन की तरह आपको क्या करेंगे, आपका पैसा इन्वेस्ट होने के बाद आपको रिटर्न जनरेट करके देंगे, आपको रिस्क नहीं बियर करना पड़ेगा और नहीं आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। तो फ्यूचर और ऑप्शन में क्या डिफरेंस है तो देख लेते हैं। फ्यूचर है हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड, यानी कि वो कह सकते हैं कि एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, और ऑप्शंस क्या होते हैं, सेम एज फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर वाला ही सेम केस यहाँ पे भी है। फ्यूचर जो है वो क्या कह सकते हैं, एक्सचेंज डिफाइंस द प्रोडक्ट। जो हमारा एक्सचेंज है वही हमारे प्रोडक्ट को डिफाइन करता है कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह का है, कोई अंडरलाइंग असेट है या जो भी है वो सब। और ऑप्शंस बिल्कुल यही एक्सचेंज डिफाइन द प्रोडक्ट। तीसरा दिया है इसमें, फ्यूचर्स क्या होता है, प्राइस इज जीरो, स्ट्राइक प्राइस मूव, यानी कि इसका प्राइस जीरो होता है और स्ट्राइक प्राइस क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। पर ऑप्शंस में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस इज फिक्स्ड, प्राइस मूव, यानी कि स्ट्राइक प्राइस हमारा फिक्स हो जाता है, उसके बाद अगर प्राइस मूव कर रहा है तो हम देख सकते हैं कि हमारा फायदा जिसमें हम उसको यूज करते हैं। फ्यूचर्स में दिया है कि प्राइस इज जीरो, यानी कि हमारा जो प्राइस रहेगा वो जीरो रहेगा, चाहे वो लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए उसके हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्राइस हमारे लिए जीरो है, हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा स्पॉट प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। पर यहाँ पे क्या है, प्राइस इज ऑलवेज मूव, ऑप्शंस में हमारा प्राइस हमेशा मूव करता रहता है और जो भी हमें हमारे लिए सूटेबल होता है हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आगे दिया है फ्यूचर्स क्या होता है, हमारे लीनियर पे ऑफ्स होते हैं, और
ऑप्शंस क्या होता है, नॉन लीनियर पे ऑफ। जैसे हमने पढ़ा था अभी ऊपर ग्राफ भी थे हमारे, जब हमने पे ऑफ पढ़े थे तो हमने देखा था ना लीनियर ग्राफ किस तरह से होता है कि प्रॉफिट है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट, लॉस होता है अनलिमिटेड लॉस। इसी तरह वो फ्यूचर्स में होता है। पर ऑप्शंस में क्या होता है, नॉन लीनियर, यानी कि आपका ग्राफ एकदम स्ट्रेट नहीं होता, वो चेंज हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्राइस चेंज हो जाएगा वैसे वैसे आपके जो प्रॉफिट है वो भी चेंज होते जाते हैं। अब जो फ्यूचर्स है वो क्या होता है, हमारे बोथ होते हैं, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों रिस्क होते हैं, बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट एट रिस्क, यानी कि रिस्क में वो लॉन्ग रिस्क भी हो सकता है, शॉर्ट रिस्क भी हो सकते हैं। बट ऑप्शंस में क्या होता है, ओनली एंड ओनली शॉर्ट एट रिस्क, यानी कि हमेशा रिस्क में क्या रहता है, शॉर्ट रहते हैं। अब यानी कि हम आगे देखें तो क्या दिया है, मोर जनरली। अब जो डिफ्रेंसिएशन है ना इन दोनों के बीच में वो पेपर में आ जाता है, फ्यूचर और ऑप्शन का भी, फ्यूचर और फॉरवर्ड का भी। तो डिफ्रेंशिएशन अच्छे से याद रखना कि इन दोनों को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। मोर जनरली ऑप्शन ऑफर नॉन लीनियर पे ऑफ्स, वेयर एज future options future only have linear payoff. By combining future and option, a wide variety of innovative and useful payoff structure can be created. जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑप्शंस होते हैं वो जनरली क्या होता है, नॉन लीनियर होते हैं, और फ्यूचर क्या होता है, लीनियर पेऑफ्स होते हैं। हमने इसका ग्राफ भी देखा था फ्यूचर वाले का, तो आप उससे समझ सकते हैं। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें फ्यूचर और ऑप्शन को, तो हम काफी ज्यादा वेराइटीज निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, काफी इनोवेटिव वेराइटीज आ सकती हैं जिनका हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें दिया ऑप्शन पे ऑफ, ऑप्शन का ऑप्शन पे ऑफ क्या होता है, सो द ऑप्शनैलिटी कैरेक्टराइज ऑफ ऑप्शन रिजल्ट इन अ नॉन लीनियर पे ऑफ फॉर ऑप्शन। इट मीन्स दैट द लॉसेस फॉर द बायर ऑफ एन ऑप्शन आर लिमिटेड, हाउएवर द प्रॉफिट्स आर पोटेंशियली अनलिमिटेड। फॉर अ राइटर द पे ऑफ इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट, प्रॉफिट आर लिमिटेड to the option premium and losses are potentially unlimited. These non-linear payoffs are fascinating as they lend themselves to be used to generate various payoff by using combination of option and underlying. We look here at 6 basic payoff, यानी कि हमें कुछ 6 basic payoff पढ़ने हैं। तो अगर हम समझे कि जो हमारे ऑप्शंस पे ऑफ होते हैं तो वो क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शनैलिटी है यानी कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे, ये जनरली क्या होता है, नॉन लीनियर पे ऑफ होते हैं। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट थे वो क्या था, हमारे लीनियर पे ऑफ थे, यानी कि उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट रहता था, अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस। पर पे ऑफ जो ऑप्शन पे ऑफ होते हैं वो क्या होता है, नॉन लीनियर। जरूरी नहीं है कि हमेशा अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जो बायर है जिसने ऑप्शन को क्या किया है, बाय किया है, तो उसके पास सारी चीजें क्या होती है, लिमिटेड होती है, यानी कि कह सकते हैं जो उसे लॉस बेयर करेगा। प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है पर जो वो लॉस बेयर करता है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड लॉस ही होता है जो उसे बेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर उसको लॉस अनलिमिटेड बेयर करना पड़ा तो फिर वो हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, हाउएवर जो हमारा प्रॉफिट है उसका पोटेंशियल क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। आप प्रॉफिट कितना भी कमा सकते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, पर जो आपका लॉस होगा वो आपको कुछ पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट तक ही पे करना पड़ेगा। फॉर अ राइटर द पे ऑफ इज एक्जैक्टली द ऑपोजिट, प्रॉफिट आर लिमिटेड टू द ऑप्शन प्रीमियम एंड लॉसेज आर पोटेंशियली लिमिटेड अनलिमिटेड। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो राइटर्स होते हैं उसमें अगर हम पे ऑफ कर रहे हैं यानी कि उसमें क्या होगा, वो हमारे ऑप्शंस का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। उसमें प्रॉफिट हमारा लिमिटेड होता है और जो हमारा ऑप्शन प्रीमियम है, जो हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने से पहले अमाउंट पे करते हैं, तो वो हमारा लिमिटेड होगा। और जो लॉस हो सकता है वो क्या होता है, वो जनरली उसको अनलिमिटेड हमें पे करना पड़ सकता है अगर हमारा लॉस होता है, तो अगर हम गलत कॉन्ट्रैक्ट डील कर ले तो। सो दीज नॉन लीनियर पे ऑफ्स आर फैसिनेटिंग एज दे लेंड देमसेल्व्स टू बी यूज्ड टू जनरेट वेरियस पे ऑफ बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन एंड द अंडरलाइन। अब उसी के कुछ ग्राफ्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं कि किस तरह से हमारा लॉस अनलिमिटेड या फिर प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। तो पहला दिया है पे ऑफ प्रोफाइल फॉर बायर ऑफ एसेट लॉन्ग एसेट्स, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप बायर हो, जो भी हमारा होल्डर है सिक्योरिटीज का, अगर वो एसेट्स को बाय कर रहा है तो उसका पे ऑफ प्रोफाइल किस तरह से शो होगा। सो in this basic position an investor buy the underlying asset Nifty for instance for 1,77,000 and sell it at a future date at an unknown price ST. Once it is purchased, the investor is said to be long the asset. Figure 6.4 shows the payoff for long position of the Nifty. यानी कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम बायर हैं किसी भी एसेट के, तो यहाँ पे हमारी बेसिक पोजीशन क्या होगी कि हमने अंडरलाइंग एसेट को बाय किया है। यानी कि ऐसा मान लो कि हमने क्या किया, अपने उस सिक्योरिटी को किस प्राइस पे बाय किया है, 1,77,000 पे, जो यहाँ पे शो कर रखी है, उसमें हमने बाय किया और उसे सेल कर दिया फ्यूचर डेट पे एक अननोन प्राइस पे, जो कि क्या हमारा ST, ठीक है, यानी कि हमारा स्पॉट प्राइस। अब यहाँ पे क्या दिया है, वंस इट इज परचेज द इन्वेस्टर इज सेड टू बी, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, हमने सिक्योरिटी को बाय करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, लॉन्ग पोजीशन वाले कहलाते हैं, यानी कि जो बायर्स होता है हम लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं, ये हमें पहले से ही पता है। सो ये जो फिगर है ये क्या शो कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इट शोज द प्रॉफिट लॉसेस
From a long position on the index, the investor bought the index at 1,77,000. If the index go up, there is a profit. तो अगर हमारा ग्राफ क्या करता है, यानी कि अगर हमें इंडेक्स में प्रॉफिट होता है तो हमारा ग्राफ क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे हमें प्रॉफिट शो हो रहा है कि वो क्या हो गया 1,78,000। पर अगर हमारा लॉन्ग पोजीशन में हमारे इन्वेस्टर को क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो फिर हमारा ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में ऑपोजिट मूव करता है। तो ये ग्राफ हमें क्या शो करेगा, प्रॉफिट और लॉस शो करता है। सेकंड दिया है पे ऑफ प्रोफाइल फॉर सेलर ऑफ एन एसेट, यानी कि अगर क्या है, हमने कोई शॉर्ट एसेट्स है, यानी कि कोई इन्वेस्टर है जो क्या कर रहा है, अपने एसेट्स को सेल कर रहा है, तो उसका क्या ग्राफ होगा, उसका ग्राफ ऑपोजिट होता है। जो बाय का ग्राफ होता है ना, वो सेल के ग्राफ से हमेशा ऑपोजिट होता है। यानी कि अगर मैं इसमें टोटल ऐसे ही बताऊं, जो चीज ऊपर लिखी है वही यहाँ लिखी है, बस ऑपोजिट है आपस में। तो यानी कि अगर हमारे इन्वेस्टर ने क्या किया, अपने सिक्योरिटी को सेल किया है, सोल्ड किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो शॉर्ट होगा, शॉर्ट पोजीशन पे होगा। तो मान लो कि उसने 1,77,000 रुपए पे अपनी सिक्योरिटी सेल कर दी, तो अगर उसे प्रॉफिट करना है तो उसकी सिक्योरिटी के प्राइस क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, क्योंकि हम सेल करे हैं, बाय नहीं। अगर हमने बाय किया होता तो प्रॉफिट के जो हमारी सिक्योरिटी है उसका प्राइस बढ़ना चाहिए था, पर जब हम सेल करते हैं तो हमारी प्रॉफिट कमाने के लिए हमारी सिक्योरिटी का प्राइस कम होना चाहिए। अगर हमारे सिक्योरिटी का प्राइस 17,700 17,700 से कम होकर 17,600 हो जाए, तो क्या होगा, हमें सेल करने पर प्रॉफिट होगा, तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट आगे बढ़ेगा। पर अगर क्या हो जाए, यहाँ पे हमने सेल कर दिया और हमारे सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ गया, यानी कि 17,700 से बढ़कर 17,800 हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या होता है, 100 रुपए का यहाँ पे लॉस हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारा जो सेल का है, जो सेल वाला जो केस है, वो बाय वाले केस से ऑपोजिट चलता है। तो अब देखो आगे पढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड इसमें टॉपिक दिया है, यानी थर्ड सब पार्ट दिया है इसका। सो पे ऑफ प्रोफाइल फॉर बायर ऑफ कॉल ऑप्शन, ये क्या था हमारे, हम कह सकते हैं कि ये पुट ऑप्शन वाले थे, पर मतलब पुट ऑप्शन वाले तो नहीं थे, ऐसा तो कंसीडर नहीं कर सकते। पर अगर हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं बायर और सेलर की, यानी कि जो एसेट है वो बायर, वो शॉर्ट पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन, पर अगर यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल ऑप्शन में यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो हमारे पे ऑफ जो है वो बायर ऑफ अ कॉल ऑप्शन है, तो बायर है यानी कि लॉन्ग पोजीशन वाला है। तो इस तरह से फिर उसमें किस तरह से काम करेगा, सो अ कॉल ऑप्शन गिव द बायर द राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस स्पेसिफाइड इन द ऑप्शन। द प्रॉफिट लॉस दैट द बायर मेक्स ऑन द ऑप्शन डिपेंड्स on the spot price of the underlying. If upon the expiration the spot price exceed the strike price, he makes a profit. Higher than the spot price, more is the profit. If the spot price of the underlying is less than the strike price, the option expire unexercised. The loss in this case is the premium paid for buying the option. Figure 6.6 gives the payoff for the buyer of a 3-month call option, often referred to as a long call, with a strike of 17,750, bought at a premium of rupees 86.60. यानी कि हम इस पूरे इसमें क्या समझाया हमें, कि अगर आपने कॉल ऑप्शन में इन्वेस्ट किया और आपने फिर अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे होल्ड कर रहे हो, यानी कि आपने बाय किया है, तो फिर आपका क्या सिनेरियो रहेगा, क्या सीन रहेगा आपका, कि अगर आपने क्या किया, कॉल ऑप्शन में इन्वेस्ट किया, तो बायर को क्या मिलता है, राइट मिलता है ये कि वो अपने अंडरलाइंग एसेट्स को बाय कर सके एट द स्ट्राइक प्राइस। जो भी उसका स्ट्राइक प्राइस है उस पर वो क्या कर सकता है, अपने अंडरलाइंग एसेट को बाय कर सकता है, ये उसका राइट है। तो जो प्रॉफिट और लॉस जो हमारा बायर बना रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे स्पॉट प्राइस पर। अब स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस, इसमें कंफ्यूज मत होना, इससे थोड़ा सा ये ऊपर मैंने अपने प्रीवियस पार्ट में भी समझा रखा है, और थोड़ा सा ऊपर भी, मतलब अगर हम पहले का जो हमारे पार्ट्स है उसमें पढ़े तो भी आपको समझ आएगा। इस जो बुक के जो कुछ ऊपर वाले पेजेस है उसमें स्पॉट और स्ट्राइक दोनों प्राइसेस के बारे में अच्छे समझा है। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस पे बाय कर सकते हैं हमने सिक्योरिटी को, अंडरलाइंग एसेट को, और जो भी प्रॉफिट और लॉस हम बना रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे स्पॉट प्राइस पे, यानी कि जो अंडरलाइंग एसेट है उसके स्पॉट प्राइस पे हमारा ये डिपेंड करता है। तो अगर क्या होता है, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक्सपायर होने से पहले हमारा स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस को एक्सीड कर जाए, मान लो कि स्ट्राइक प्राइस था 10,000 का और स्पॉट प्राइस हो गया 20,000 का या 15,000 का, तो वो एक्सीड कर गया, तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टर क्या करेगा, प्रॉफिट मेक करेगा। पर अगर हमारा स्पॉट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से पीछे रह जाए, यानी कि स्ट्राइक प्राइस था 10,000 का, स्पॉट प्राइस रह गया 7,000 का, तो एक्सीड नहीं किया, तो हम कह सकते हैं तो हमारा अंडरलाइंग एसेट क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा एक लॉस को। लॉस इसे पर यहाँ पे हमें ज्यादा लॉस नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑप्शन के साथ खेल रहे हैं, तो हमें जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रीमियम ऑप्शन, जो ऑप्शन प्रीमियम है, सिर्फ वही लॉस हमारा होता है, कोई और लॉस हमें बियर नहीं करना पड़ता। यही इसकी सबसे अच्छी और खास बात है। प्रॉफिट अनलिमिटेड, पर लॉस क्या होता है,
है लिमिटेड। तो आपने जो ऑप्शन प्रीमियम पे किया था ना 86 रुपए का, सिर्फ वही लॉस हमें देखने को मिलता है, बाकी हमारा कोई और लॉस नहीं होता जेब से। सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन प्रीमियम पे किया गया सिर्फ वही होगा। अगर प्रॉफिट होता तो अनलिमिटेड हो सकता था, पर अगर लॉस हो गया तो सिर्फ और सिर्फ 86 रुपीज का होगा। तो आई होप ये जो मैंने आपको समझाया है, जो फिगर में रिप्रेजेंट किया, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर एक्सपायरेशन डेट से पहले अगर हम देखें तो 17,750 का था, तो यहाँ पे हमें जो लॉस बियर करना पड़ा वो सिर्फ और सिर्फ 86 रुपए का था। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट जो पॉसिबल होता है, ये यहाँ पे भी सेम चीज लिख रखी है कि द प्रॉफिट पॉसिबल ऑन दिस ऑप्शन आर पोटेंशियली अनलिमिटेड। प्रॉफिट तो अनलिमिटेड हो सकता था, पर जो स्ट्राइक प्राइस है वो यहाँ पे एक्सीड नहीं किया, सॉरी जो स्पॉट प्राइस है वो एक्सीड नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपायर था, यानी कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो गया और हमें छोटा सा लॉस बेयर करना पड़ा। पर अगर हम बात करें कि जो हमारा राइटर ऑफ कॉल ऑप्शन है, यानी कि शॉर्ट कॉल की अगर हम बात करें, तो फिर वहां क्या होगा, शॉर्ट कॉल का मतलब क्या होता है, जब आपने सेल कर दिया हो। यहाँ पे अगर हमने देखा था तो लॉन्ग कॉल यानी कि बाय करना, शॉर्ट कॉल यानी कि सेल करना, एस याद रखने के लिए कहा था मैंने, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर एक कॉल ऑप्शन में एक बायर जो है उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया एक अंडरलाइंग एसेट में, तो उसे क्या होता है, एक राइट मिलता है कि वो अपने अंडरलाइंग एसेट को क्या कर सके, जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो उस पर उसे बाय कर सके, सो फॉर सेल कर सके। फॉर सेलिंग द ऑप्शन राइटर ऑफ द ऑप्शन चार्जेस अ प्रीमियम, यानी कि अगर हम एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहे हैं तो जो हमारा राइटर है उसे ऑप्शन प्रीमियम तो पे करना ही पड़ेगा, ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस जो बनता है वो हमारा अंडरलाइंग एसेट का जो बनता है वो स्पॉट प्राइस को लेकर बनता है। यानी कि अगर हमारे जो यहाँ पे दिया वट एवर इज द बायर प्रॉफिट इज द सेलर्स लॉस, यानी कि जो बायर ने जो प्रॉफिट कमाया वो हमारे सेलर का क्या होगा, लॉस होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर सामने वाले ने कुछ चीज खरीदी है और उसका फायदा हो गया, यानी कि मान लो सामने वाले ने एक चीज खरीदी और उसको 100 रुपए का फायदा हो गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं उसने वो चीज 100 रुपए सस्ती खरीद ली, तो उसका बायर का तो फायदा हो गया, पर सेलर वो चीज 100 रुपए और महंगी बेच सकता था पर उसने बेची नहीं, तो इसलिए उसका 100 रुपए का लॉस हो गया। तो जब भी हमारा बायर प्रॉफिट कमाएगा तो सेलर क्या करेगा, लॉस एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर हमारा स्पॉट प्राइस एक्सीड करता है स्ट्राइक प्राइस को, तो हमारा बायर क्या करेगा, बायर विल एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन द राइटर, हेंस एज द स्पॉट प्राइस इंक्रीजेस द राइटर ऑफ द ऑप्शन स्टार्ट मेकिंग लॉसेस। अगर हमारा स्पॉट प्राइस बढ़ता जाता है तो हमारे ऑप्शन में क्या होगा, हमें लॉस बेयर करना पड़ेगा, पर अगर हमारा स्पॉट प्राइस नहीं बढ़ता, स्ट्राइक प्राइस बढ़ा हुआ है, तो हमें लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमारा ये काम चलता रहता है। और जो हमारा ऑप्शन प्रीमियम है वो भी यहाँ पे मैं क्या दे रखा है 86 रुपीज का, तो बिल्कुल वही सेम चीज। अगर हमारा क्या है, स्पॉट प्राइस ज्यादा है तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट, पर अगर स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। लॉस कितना रुपए का मिलेगा, जो हमारा ऑप्शन प्रीमियम है सिर्फ वही लॉस हमें यहाँ पे बेयर करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ग्राफ में भी वही चीज शो कर रखी है, अगर स्पॉट प्राइस ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट, यानी कि वो प्रॉफिट की तरफ बढ़ेगा। पर अगर क्या होता है, स्पॉट प्राइस बड़ा नहीं है, स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है, तो हमें लॉस बेयर करना पड़ता है। तो आई होप आप देख सकोगे किस तरह से ग्राफ में शो किया गया है। सो द फिगर 6.7 शोज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द सेलर इन 3 months। और फिर हमारा वही कॉल ऑप्शन, स्पॉट प्राइस अगर राइज करा तो ठीक है, वही चीज है कि हमें लॉस में क्या है कि किस तरह से स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लॉस और प्रॉफिट डिपेंड करता है, ये नई चीजें लिख रखी हैं। और मैक्सिमम प्रॉफिट तो अनलिमिटेड हो सकता है, पर जो हमारा लॉस है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन प्रीमियम का ही लॉस आया है, तो अब बच गए हम लोग। तो अब देखो नेक्स्ट दिन हमारा पे ऑफ प्रोफाइल फॉर बायर ऑफ पुट ऑप्शन, कि अगर हमने क्या किया, पुट ऑप्शन में बाय किया अपनी सिक्योरिटीज को, पुट ऑप्शन अगर हम ऑप्ट कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटीज के लिए, तो वो किस तरह से काम करेगा। सो पुट ऑप्शन में क्या होता है, हमारे बायर को क्या मिलता है, राइट मिलता है कि वो अपने अंडरलाइंग एसेट्स को सेल कर सके। पर हमारे जो कॉल ऑप्शंस थे उसमें क्या राइट मिलता है, सिर्फ और सिर्फ बाय करने का राइट मिलता है। पर पुट ऑप्शन में हमें क्या राइट मिलता है, अपनी अंडरलाइंग एसेट्स को सेल करने का ऑप्शन मिलता है। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस डिफाइन किया गया है, स्पेसिफाइड किया गया है, उस पर हमारा राइट है कि हम उसे सेल करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे हमारी मर्जी है। तो प्रॉफिट और लॉस किस चीज पर डिपेंड करता है, सिमिलरली पहले की तरह स्पॉट प्राइस पे, और उसके अंडरलाइंग पर क्या करेगा, प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करेगा। तो अगर स्पॉट प्राइस हमारा क्या है, स्ट्राइक प्राइस से कम है, ये पुट ऑप्शन है कॉल ऑप्शन से ऑपोजिट। कॉल में क्या था, स्पॉट प्राइस ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा, सॉरी स्पॉट प्राइस ज्यादा तो प्रॉफिट कम, स्ट्राइक प्राइस ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा। पर यहाँ पे पुट ऑप्शन है तो क्या होगा, कॉल में क्या होता है, कॉल ऑप्शन में होता है अगर स्पॉट प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, स्ट्राइक प्राइस कम है, यानी कि अगर स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट कम होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैं अच्छे से एक बार समझा देती हूँ, वरना बच्चे ना इसी में मरे रहते हैं, क्या स्पॉट क्या स्ट्राइक, क्या किसका ज्यादा क्या किसका कम, तो यही सब गुड़गुड़ कर देते हैं। तो एक बार बता देती हूँ मैं अच्छे से, कॉल ऑप्शंस में अगर स्पॉट प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और स्ट्राइक प्राइस कम है कॉल में
तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। पर पुट ऑप्शन में क्या होता है, अगर स्पॉट प्राइस ज्यादा है तो लॉस होगा, और अगर स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा। तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा, जो मैंने बोला वो अच्छे से लिख भी लेना ताकि समझ पाओ, नहीं तो 2 मिनट बाद सब भूल जाओगे, क्या स्पॉट क्या स्ट्राइक सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सब बिल्कुल भता बन जाएगा एकदम। तो इसलिए तो पुट ऑप्शन में क्या होता है, अगर हमारा जो स्पॉट प्राइस है अगर वो स्ट्राइक प्राइस से कम है तो हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हमें क्या होगा, लॉस बियर करना पड़ेगा। सो लोअर द स्पॉट प्राइस मोर इज द प्रॉफिट, जितना कम स्पॉट प्राइस होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर स्पॉट प्राइस क्या होता है, हमारा अंडरलाइंग एसेट का बढ़ जाता है, हायर होता है स्ट्राइक प्राइस से, तो हम क्या करेंगे, हमारा ऑप्शन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और अनएक्सरसाइज्ड रहेगा और हमें लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। लॉस कितना, जो हमारा ऑप्शन प्रीमियम है सिर्फ और सिर्फ उतना। तो इसका भी सिमिलर है, ग्राफ दे रखा है प्रॉफिट लॉस और निफ्टी का। यहाँ पे जैसे कि हमें क्या है, इसका ऑप्शन प्रीमियम है 61.70 रुपीज का। तो अगर हमारा प्रॉफिट होता है, यानी कि अगर हमारा स्पॉट प्राइस कम है तो प्रॉफिट होगा हमारा, देख सकते हैं हम, और अगर लॉस होता है तो क्या है, वो सिर्फ लिमिटेड लॉस ही रहता है। तो इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस हमारे लिए सेफ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन प्रीमियम है उसी का लॉस हमें बियर करना पड़ेगा। अब सेम चीज जो मैंने अभी आपको इस ग्राफ के थ्रू समझाई वही सेम इस नीचे वाले पैराग्राफ में लिखी होती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो हम कह सकते हैं कि लॉस यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड होता है, और प्रीमियम जो आप मतलब लॉस कैसे लिमिटेड है, जो ऑप्शन प्रीमियम है वही हमारा लॉस होता है, तो इसलिए वो लिमिटेड लॉस होता है। पर जो प्रॉफिट है वो हमेशा क्या रहता है, डिपेंड करता है स्ट्राइक प्राइस पर और स्पॉट प्राइस पर। स्पॉट प्राइस कम, प्रॉफिट ज्यादा, और हम कह सकते हैं अनलिमिटेड प्रॉफिट में हमें मिलता है। अब पे ऑफ प्रोफाइल फॉर राइटर ऑफ पुट ऑप्शन, यानी कि अगर शॉर्ट कॉल है, हमने क्या किया, सेल किया। अब put option gives the buyer the right to sell the underlying asset at the strike price specified in the option. For selling the option, the writer of the option changes a premium. The profit loss that the buyer makes on the option depend on the spot price of the underlying. Whatever is the buyer profit is the seller loss. यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे बायर ने प्रॉफिट कमाया, बिल्कुल पहले की तरह, अगर हमारे बायर ने प्रॉफिट कमाया तो सेलर ने क्या किया होगा, लॉस बियर किया होगा। पुट ऑप्शन में क्या होता है कि बायर के पास में राइट होता है कि वो अपने अंडरलाइंग एसेट्स को क्या कर सके, सेल कर सके स्ट्राइक प्राइस पर। जो उसका मन है तो वो सेल करेगा, नहीं करना उसको तो उसकी मर्जी होती है, उसके पास ये राइट होता है। तो यानी कि प्रॉफिट और लॉस जो होता है, जो बायर बनाता है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, हमारे स्पॉट प्राइस के अंडरलाइंग पर। सो वट एवर इज द बायर्स प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी बायर का प्रॉफिट होगा वही हमारे सेलर का लॉस होगा। सो अगर यहाँ पे स्पॉट प्राइस क्या है, स्पॉट प्राइस इज बिलो टू द स्ट्राइक प्राइस, सो बायर क्या करेगा, हमारा कह सकते हैं कि वो एक प्रॉफिट बेयर करेगा। बट क्या होता है, अगर हमारा स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग इज मोर देन द स्ट्राइक प्राइस, द बायर लेट हिज ऑप्शन गो अनएक्सरसाइज्ड एंड राइटर गेट्स टू कीप द प्रीमियम। यानी कि अगर हमारा स्पॉट प्राइस क्या है, स्पॉट प्राइस की वैल्यू ज्यादा है स्ट्राइक प्राइस से, तो हमारा जो बायर है वो क्या करेगा, वो अपने उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा, और जो राइटर है उसे क्या कर मिलेगा, ऑप्शन प्रीमियम जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि राइटर का फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें डिपेंड करती हैं। यानी कि अगर हमें कह सकते हैं स्पॉट प्राइस ज्यादा है और स्ट्राइक प्राइस कम है तो क्या मिला, हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिला। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे ग्राफ में डिफाइन की गई हैं, और जो ग्राफ में डिफाइन किया गया है सिमिलर वो बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है। अब हम आगे पढ़ना है हमारी एप्लीकेशन ऑफ ऑप्शन। ये एप्लीकेशन ऑफ ऑप्शन में कुछ सब पार्ट्स हैं, जैसे कि हेजिंग हो गया, स्पेकुलेशन हो गया, और कुछ और भी दे रखा है क्या, और उसका फिर इलस्ट्रेशन, ठीक है, उसका एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, और तो कुछ नहीं। फिर हमारे 2-4 ग्राफ हैं जो कि हम पढ़ लेंगे फटाफट से। तो पहले हम पढ़ते हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ, कहाँ चला गया मेरा, तो यहाँ पे अगर हम समझे तो क्या दिया है एप्लीकेशन ऑफ ऑप्शन में, कि वी लुक हेयर एट सम एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, वी रेफर टू अ सिंगल स्टॉक ऑप्शन हेयर। हाउएवर, since the index is nothing but a security whose price or level is a weighted average of the securities constituting the index, all strategies that can be implemented using stock futures can also be implemented using index options। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो उसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें तो वो क्या है, सिंगल स्टॉक ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो उसमें हम क्या समझ सकते हैं कि जब हम एक इंडेक्स को देखते हैं तो इंडेक्स क्या है, वो एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज हम ऐसा कह सकते हैं जिसकी प्राइस किस तरह से डिफाइन होती है, कि जो भी उनका वेटेड एवरेज है, जो भी सारी सिक्योरिटीज है इंडेक्स में, उन सबका अगर हम एक एवरेज वेट निकालें तो उससे हमारी उसकी प्राइस डिसाइड होती है। और अगर हम देखें कि जितनी भी स्ट्रैटेजीज हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे स्टॉक फ्यूचर्स को देखने के लिए, तो हम क्या करते हैं उसमें, मतलब स्टॉक फ्यूचर्स में भी हम इंडेक्स ऑप्शंस का यूज करते हैं, किस तरह से हमें सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है, किस तरह से हमें सारी स्ट्रैटेजीज देखनी है कि किस में इन्वेस्ट करें, किस में ना इन्वेस्ट करें, तो वो सब। तो एप्लीकेशंस क्या है इसकी, पहला दिया हमें हेजिंग, हैव अंडरलाइन बाय पुट्स। यानी कि हेजिंग क्या था, हमने देखा था कि हमारे इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कमाना चाहते हैं बट विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। तो यहाँ पे अगर हम समझे तो इसमें क्या दिया,
तो यहाँ पे अगर समझो तो क्या दिया है, ओनर ऑफ स्टॉक और इक्विटी पोर्टफोलियो ऑफ्टन एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट अबाउट द ओवरऑल स्टॉक मार्केट मूवमेंट एज अ ओनर ऑफ स्टॉक्स और एन इक्विटी पोर्टफोलियो समटाइम्स वन may have a view that stock price will fall in the near future. At other times, one may witness massive volatility. The union budget is a common and reliable source of such volatility. Market volatility is always enhanced for 1 week before and 2 weeks after a budget. Many investors simply do not want the fluctuation of these 3 weeks. One way to protect your portfolio from potential downside due to market drop is to buy insurance यूजिंग पुट ऑप्शंस। यानी हम ऐसा कह सकते हैं हेजिंग क्या है, रिस्क नहीं बेयर करना, हमें प्रॉफिट हमें पूरा लेना है, इस तरह से। तो जो ओनर होते हैं स्टॉक और इक्विटी पोर्टफोलियो के, वो हमेशा क्या करता है, जैसे ही हमारे मार्केट में कोई भी मूवमेंट होती है, कि अगर हम देखें कि मार्केट में अचानक से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया या बहुत ही ज़्यादा हमारी मार्केट राइज कर गई, तो ये सारी चीज़ें जब भी हमारा कोई भी डिस्कम्फर्ट वाला, राइज करना तो फिर भी बेहतर लगता है लोगों को कि हाँ चलो स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है। पर अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट एक कंडीशन आ जाती है ना कि जो हमें अच्छी ना लगे, हमारा स्टॉक प्राइस गिरने लग जाए, हमें डाउनफॉल देखना पड़े हमारी सिक्योरिटीज को लेकर के, तो वो उस तरह के जब भी हमारे जो ओनर्स होते हैं स्टॉक और इक्विटी पोर्टफोलियो के, तो उन्हें इस तरह का डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करना पड़ता है। यानी कि अगर हमारे जो स्टॉक और इक्विटी पोर्टफोलियो के ओनर हैं, अगर वो कभी कभी ध्यान दें कि स्टॉक प्राइस जब भी फॉल करता है फ्यूचर में किसी भी चीज़ को लेकर के, कि जैसे कि मैसिव वॉलेटिलिटी आ गई या यूनियन बजट जब हमारा आउट होता है, तो उससे रिलेटेड जब भी हमारी मार्केट में कोई भी चेंज आता है, कोई भी मार्केट वॉलेटिलिटी चेंज होती है 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है मार्केट में। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कोई ट्रेड कर ही नहीं रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लोग गलत सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, कोई सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से ना जो इन्वेस्टर्स होता है उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी उनको कभी ऐसा लगता है कि यार इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए था, 2 दिन में बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता, या हमने फालतू में इसमें इन्वेस्ट कर दिया, हमारा नुकसान हो गया। तो फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है ना, एक पोटेंशियल डाउनसाइड जब हम देखते हैं अपनी मार्केट में, तो हमें ऐसा रहता है कि सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन यूज करते हैं यहाँ पे, पुट ऑप्शंस पे अपना इन्वेस्ट कर देना। वो पुट ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं ताकि उन्हें ऐसा लगे कि अगर कोई भी, क्योंकि अगर हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बाय करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो लॉस तो मिनिमम है पर प्रॉफिट अनलिमिटेड है, तो इसलिए वो इसका यूज करते हैं। तो हेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि लॉस बियर करना नहीं पड़ेगा और प्रॉफिट अनलिमिटेड, यही तो हेजर्स चाहते हैं, तो इसलिए हेजिंग होती है। आगे देखें तो क्या दिया है इसमें कि इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, हमारे चीप होता है और इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा बेहतर रहता है और उसे मतलब इजीली कोई भी कर सकता है। सो मार्केट में अप्स डाउन जो भी चलते रहता है उसके दौरान अगर हम क्या कर ले, ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें, तो वो हमारे लिए क्या रहता है ना, थोड़ा फायदेमंद रहता है और इजीली सब कुछ हो भी जाता है। सो ये आइडिया काफी सिंपल है। और अगर हमें क्या करना, हमने जो पोर्टफोलियो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जो जिसकी वैल्यू फॉल करे जा रही है, उसको अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहे तो इस तरह से इस मेथड का यूज कर सकते हैं कि जितने भी राइट नंबर ऑफ पुट ऑप्शंस है उसमें इन्वेस्ट कर देना एक बढ़िया स्ट्राइकिंग प्राइस पे। ऐसा नहीं कि प्राइस स्ट्राइक प्राइस, देखो अब स्ट्राइक प्राइस बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, तो अगर आपको ऐसा लगे ना कि हाँ ये एकदम परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इससे कम नहीं रह जाएगा, तो आप उसे परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस पे अकॉर्डिंग टू यू आप अपने नॉलेज के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकते हैं। सो इफ यू आर ओनली कंसर्न अबाउट द वैल्यू एट अ पर्टिकुलर स्टॉक, देन यू होल्ड बट put option on that stock. If you are concerned about the overall portfolio, buy put option on the index। यानी कि अगर क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ हम किसी एक पर्टिकुलर के लिए ही क्या है कंसर्न है, एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ही कंसर्न है, तो हम क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं स्टॉक में से। पर अगर हमें ओवरऑल पूरे पोर्टफोलियो के लिए ही हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है, हमें पूरा पोर्टफोलियो ही बढ़िया चाहिए अपना, तो हम क्या कर सकते हैं, जो इंडेक्स के पुट ऑप्शन है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि सीधा सीधा इंडेक्स के ऑप्शन में इंडेक्स के पुट ऑप्शन में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही मिल जाएगा, हमारा अंडरलाइंग एसेट इंडेक्स बन जाएगा, तो वो ज़्यादा फायदा देता है क्योंकि पूरे इंडेक्स की हमें यहाँ पे क्या मिल जाती है, खबर मिल जाती है। सो व्हेन द स्टॉक प्राइस फॉल, योर स्टॉक विल लूज वैल्यू एंड द पुट ऑप्शन bought by you will gain, effectively ensuring that the total value of your stock plus put does not fall below a particular level. This level depends on, अच्छा ठीक है, वही चीज़ें दे रखी है जो हमने पढ़ के आए हैं अभी, कि अगर हम क्या करते हैं स्टॉक प्राइस में इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक की वैल्यू गिर गई तो हमें लॉस तो बियर करना पड़ेगा। पर अगर आप क्या हो, आप बहुत ही चालू चीज़ हो और आपने क्या किया, पुट ऑप्शन को पहले ही टाइम से ही बाय करके रखा था, तो अगर हमारा प्राइस गिरता जा रहा है तो पुट में क्या होता है, उल्टा होता है कॉल का, यानी कि अगर प्राइस गिरता है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो अगर हमारा लॉस हो भी रहा था दूसरी साइड पे, तो पुट ऑप्शंस की हेल्प से क्या होता है, हम अपना एक जो प्रॉफिट है वो इंश्योर करते हैं
और उसके बाद क्या होता है, जो भी हमारा पर्टिकुलर वैल्यू है, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस और जो स्टॉक ऑप्शंस है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा लेवल जो है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज को देख करके अपना जो गेन है, अपना जो प्रॉफिट है, वो इजीली निकाल सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि पुट ऑप्शंस में हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे जाएगा ही नहीं, पर प्रॉफिट अनलिमिटेड है। यहाँ हमारी मजे ही मजे हैं। So this level depend upon the strike price of the index option chosen by you। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना ज्यादा होगा, लॉस कितना कम होगा, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्ट्राइक प्राइस पर उसमें इन्वेस्ट किया था। यानी कि अगर आपने बहुत ज्यादा हाई स्ट्राइक प्राइस पे इन्वेस्ट कर दिया तो भी ये चीज डिपेंड करती है। अगर हमने बहुत ज्यादा लो स्ट्राइक प्राइस पे प्राइस पे लगा दिया तो भी चीज डिपेंड करेंगी। जैसे हमने पढ़ा था कि पुट में क्या होता है, अगर स्पॉट प्राइस ज्यादा है, सॉरी स्पॉट प्राइस कम है तो हमारा प्रॉफिट होता है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपने ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे इन्वेस्ट किया तो आपका जो कह सकते हैं प्रॉफिट है वो ऑप्शंस में ज्यादा रहेगा। तो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कितना ज्यादा और कितना कम है। सो पोर्टफोलियो इंश्योरेंस यूजिंग पुट ऑप्शन इज अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू म्यूचुअल फंड हु हैव ऑलरेडी ओन वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। बाय पुट ऑप्शन द फंड कैन लिमिट इट्स डाउनसाइड इन अ केस ऑफ मार्केट फॉल। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो इंश्योरेंस है ना, जो हम पुट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके निकालते हैं, बिल्कुल वही सिमिलर काम जो म्यूचुअल फंड है वो भी करते हैं। वो बहुत ही अच्छी तरीके से वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करते हैं और अपने लॉस को लिमिटेड कर देते हैं और प्रॉफिट को अनलिमिटेड। तो इस तरह से हमारी जो मार्केट का अगर डाउनफॉल भी चल रहा है तब भी हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब जो मेरा स्पेकुलेशन है वो हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज में बस इतना ही, वरना वीडियो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी और आप लोगों का जो दिमाग है वो फटने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।